नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। किडनी कांड पीड़िता सुनीता की 2 साल अस्पताल में मौत के साथ जूझने के बाद जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपा चौक पर अपराधियों ने सेल्समैन को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। और सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की लंबी आयु की कामना को लेकर की करवा चौथ व्रत। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। किडनी कांड की पीड़िता सुनीता का 2 साल मौत से जूझने के बाद अस्पताल में जिंदगी ने साथ छोड़ा। साल 2022 में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में अपनी दोनों किडनी गंवाने वाली सुनीता देवी की आखिरकार मौत हो गई। एसकेएमसीएच में आज सोमवार की दोपहर को आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल रैकेट के प्रति गुस्से और आक्रोश को जन्म दिया है। गर्भाशय के ऑपरेशन के बहाने सुनीता की किडनी निकाल ली गई थी और इसके बाद से ही उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी मौत के साथ ही यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिससे अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई, जब सकरा थाना क्षेत्र की 35 वर्षीय सुनीता देवी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर पवन कुमार के क्लिनिक लाया गया। डॉक्टर ने गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन करने की सलाह दी और 3 सितंबर 2022 को बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में ऑपरेशन किया गया। लेकिन 2 दिन बाद ही सुनीता की हालत बिगड़ गई और जांच के बाद पता चला कि ऑपरेशन के दौरान उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई थी। इस मामले में डॉक्टर आरके सिंह मुख्य आरोपी है, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और कोर्ट के आदेश पर घर की कुर्की भी की, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबकि डॉक्टर पवन कुमार को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्य आरोपी का फरार रहना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सुनीता की मौत ने पूरे मामले को एक बार फिर उजागर किया है और यह सवाल उठाता है कि किडनी निकालने जैसी गंभीर घटना के बाद भी वह न्याय और समुचित इलाज से वंचित क्यों रही। उसकी दोनों किडनियों के बिना जीवित रहने की जद्दोजहद और इलाज की प्रक्रिया में देरी के चलते उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। एसकेएमसीएच में भर्ती रहने के दौरान भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सुनीता की मौत के साथ ही किडनी तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। क्या नर्सिंग होम्स और निजी क्लिनिक्स का बढ़ता जाल आम जनता के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? इस मामले में स्वास्थ्य तंत्र की खामियों को उजागर किया है, जिसमें झोला छाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों की भरमार से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सुनीता देवी की मौत की खबर मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य में सनसनी की तरह फैल गई है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से राज्य में मेडिकल अपराधों और अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट की ओर ध्यान खींचा है। जनता अब सवाल कर रही है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं में मासूम लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे और कब तक ऐसे अपराधी कानून की गिरफ्त से दूर रहेंगे। सुनीता के साथ 4 दिन से स्थिति बहुत खराब था जी। क्या हो रहा था? डॉक्टर दम फूल रहा था और खांसी हो रहा था और आँख में और पंजरा में दोनों में दर्द हो रहा था। पेट में से ही पानी भरा हुआ था, इसलिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। डायलिसिस हो रहा था तो थोड़ा देर आराम रहता था। अब डायलिसिस के बाद भी नहीं आराम हो रहा था, अकल से ज़्यादा स्थिति खराब हो गया उसका। हाँ, क्या बोले? डॉक्टर बोले यार, डॉक्टर यही बोले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो इसका होगा इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मुआवजा वजह कुछ मिला कि नहीं? जो मुआवजा मिला उसको छोड़िए ना, पहले जो मुआवजा मिला तो जो किडनी लगाने के जो बात हुआ अभी तक तो लग भी नहीं गया, सरकार अभी तक सुन भी नहीं किया। अब उसका मौत हो गया तो किडनी लगाने से आपका फायदा ना अभी तक उसका प्रशासन कुछ सुन भी नहीं किया। जो अभी 3 गो डॉक्टर साला फरार है,
जो आज तक सुन भी नहीं किया अभी तक ला। एक डॉक्टर जेल में है ना अभी? एक और जेल में जो कंपाउंडर था वो जेल में रह क्या फायदा उसका, जिसके डॉक्टर का गिरफ्तारी अभी तक ला नहीं हुआ। तो ना प्रशासन न सुनता है ना सरकार सुनता किस है। चीज का ऑपरेशन हुआ था जो किडनी निकाल लिया था? टीलेस के हुआ था। उसे पे निकाल लिया था जी। कै गो डॉक्टर भागा हुआ है? अभी 3 गो भागा हुआ है। क्या डिमांड मांग है आप लोग का? मांग है यही कि हमको मुआवजा चाहिए, और बाकी तीनों बच्चा जो पढ़ता है वो जब तक पढ़ना चाहिए, जब तक पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसको जब तक क्या मांग रहे हैं? मुआवजा में पैसे मांगना है और हमारा नौकरी चाहिए। वो क्या साल इलाज चला यहाँ पर? 2.5 साल से लगभग हो गया। 2.5 साल इलाज। हाँ। घर में कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं है। कौन देगा किडनी? अब हम अपना दे रहे तो कोई लेवे नहीं। हमारा पत्नी बोला कि अगर हम अपना ले लेंगे आपका तो फिर हमारा बाल बच्चा कौन देगा? हम ऐसे ही मरेंगे और आप भी मरिएगा तो हमारा बाल बच्चा का देगा कौन? हमारा तीनों बाल बच्चा का तो उसको भी नहीं देखना है हमको। आज उनकी सबसे ज्यादा तबीयत कब बिगड़ी थी? आज 1 बजे रात से 2 बजे रात से हुआ था। कुछ बोली भी थी आपको? ना, कुछ नहीं बोली है। पुनीता देवी हमारे यहाँ सितंबर 2022 से भर्ती थी जी। किडनी हट जाने की कुछ घटना उनकी हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ भर्ती हुई थी। पिछले 2 वर्ष से उनकी चिकित्सा यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उनसे की जा रही थी। यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध नेफ्रोलॉजिस्ट और फिजिशियन जो थे वो देख रहे थे, और स्थिति उनकी इधर थोड़ी खराब होती जा रही थी। आज चिकित्सा के दौरान अपराह्न में उनका देहांत हो गया। डायलिसिस अंतिम बार कब हुआ है उनका? डायलिसिस के लायक आज उनकी स्थिति नहीं थी। डायलिसिस होती थी सर अमूमन? पहले उनकी डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होती थी, इधर के दिनों में 5 दिन तक डायलिसिस की जा रही थी। आज उनकी स्थिति इस लायक नहीं थी कि डायलिसिस की जा सके। उनको जीवन रक्षक दवाओं और जो मशीन उपलब्ध है उस पर रखा गया था, लेकिन उनका देहांत हो गया अपराह्न। लगभग 1 साल से सुनीता 2 साल 2 सालों से डोनर नहीं मिला। कोई डोनर नहीं आया? डोनर एक आए, वो फिर वहाँ उनको हम लोग तो यहाँ ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भेजा गया था। उसके बाद से वहाँ से कोई सूचना हम लोगों को नहीं। 2 बार एक आए थे, एक तो गए ही नहीं जांच कराने, और दूसरे जो गए तो उसके बारे में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपा चौक पर अपराधियों ने सरेआम सेल्समैन को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद विश्वकर्मा चौक के बीच में रविवार की देर रात अपराधियों ने रिलायंस डिजिटल के सेल्समैन को गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में SKMCH में डायल 112 की टीम ने भर्ती कराया, जहां से हालत नाजुक होने पर वहां से उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी की रीढ़ में गोली फंसी हुई है। उसकी पहचान मीनापुर के लौतन गांव निवासी रंजन कुमार के रूप में की गई है। वो मारीपुर स्थित रिलायंस डिजिटल मॉल में सेल्समैन है। देर रात काम खत्म कर अपने गांव लौट रहा था। इसी बीच जमालाबाद विश्वकर्मा चौक के बीच में उसे बाइक सवार अपराधियों ने रुकने का इशारा किया। वो नहीं रुका तो पीछे से फायरिंग कर दी। एक गोली उसके पीठ में लगी। इसके बाद भी वो नहीं रुका। आगे कुछ दूर बढ़कर डायल 112 की टीम को सूचना दी। इसके बाद उसे SKMCH में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले को लेकर सिटी SP विक्रम सिहाग ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला लूटपाट के दौरान गोली मारे जाने का लग रहा है। रिलायंस डिजिटल में काम करता था, माणिकपुर मुजफ्फरपुर में। सेकेंड शिफ्ट की इसकी ड्यूटी थी 1 बजे से 10 बजे तक की। 10 बजे के बाद ड्यूटी ऑफर करने के बाद घर के लिए लौट रहा था। जो नेवरा के पास में पहुंचने के पहले इस पर किसी अज्ञात ने गोली चलाया है। क्यों चलाया, कौन चलाया, अभी स्पष्ट नहीं है। कहना कुछ भी मुश्किल है। किसी से विवाद वगैरह था पहले से क्या? मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ अभी इस विषय पर। लूटपाट की भी घटना हुई है? नहीं, लूटपाट की घटना नहीं हुई है। सारा सामान सुरक्षित है इसके पास।
क्या नाम है इनका जो घायल है सो? जिसका घटना हुआ, जिसके साथ में रंजन नाम है उसका, जी। उम्र क्या होगा? 25 साल, घर का है उनका? लौतन, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। घटना कहाँ पे हुआ था ये? नेहुड़ा के पहुंचने के पहले। आप कौन हुए? पिताजी हुए उनके, क्या नाम हुआ? सुधीर सिंह। अगर पुलिस की कोई कार्रवाई इसमें? जी हाँ, पुलिस वाले हम लोगों के आने के पहले वो लोग लेकर के इमरजेंसी मेडिकल में एडमिट करा दिए थे। अभी स्थिति क्या है? ठीक है, अभी इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है। इसमें जो है कि कल रात को जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रंजन कुमार, उम्र 25 वर्ष, पिता का नाम सुधीर कुमार, जो कि लोतन मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर इसमें मुजफ्फरपुर में जो मेडापुर है, वहाँ पर माड़ीपुर है, वहाँ पर रिलायंस डिजिटल का एक जो है शोरूम है, वहाँ पर काम करते हैं। तो अपना जो है डेली का काम करने के पश्चात वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी क्रम में जो है विश्वकर्मा चौक पर, जो कि अय्यापुर मीनापुर थाना के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, उसी में उनके द्वारा बताया गया कि जब वो जा रहे थे तो उनको पीछे से जो है दो बाइक सवार अपराधी आए और उनके द्वारा उनको रोकने का इशारा किया, और जब वो रुके नहीं तो फिर जो है और इन्होंने फिर गाड़ी तेज अपना है कि उनको लगा कि कोई अपराधी है, तो इन्होंने गाड़ी तेज की। तो उसी क्रम में जो है जो अपराधियों द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें बाद में घायल हो गए। उसके बाद जो है आसपास के लोगों के सहयोग से डायल 112 की गाड़ी ने इनको SKMCH पहुंचाया, जहां पर जो है इलाज उनका हो रहा था। बाद में जो है इनको एक निजी अस्पताल में जहाँ पर है उनका इलाज चल रहा है। अभी वर्तमान में वो इलाजरत हैं। इस घटना का जो है तुरंत बाद में है जो संज्ञान लेते हुए इसमें अय्यापुर थाना, क्योंकि जो उनका पीछा जो किया गया था वो अय्यापुर थाना से ही, जो हम लोगों अभी तक की जांच पड़ताल उसमें सामने आ गया, अय्यापुर से ही पीछा चालू हो गया था, तो अय्यापुर में ही कांड दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो इस जो है घटना के संबंध में जितना भी CCTV या फिर जो उनका है वो जांच पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि ये लूट है या फिर किसी जो है पर्सनल एनिमिटी या किसकी वजह से ये घटना हुई है। तो हम प्राइमा फेसी सभी जो एंगल हैं उनको जांच कर रहे हैं कि लूट भी हो सकता है या फिर कोई उनकी पर्सनल रंजिश या पर्सनल कुछ उनका कि इनको मारना है, फिर ऐसा कुछ एजेंडा भी हो सकता है। सकरा थाना क्षेत्र में उर्दू स्कूल के हेडमास्टर ने 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सकरा में उर्दू विद्यालय की प्राचार्य ने 5वीं की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। मुजफ्फरपुर जिले की सकरा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य मजहर जिशान की शर्मनाक करतूत सामने आई है। स्कूल के हेडमास्टर ने 5वीं कक्षा की एक मासूम छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। 2 दिनों तक इस मामले को पंचायती के जरिए गांव के दबंग समाप्त करवाना चाह रहे थे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। घटना के बाद से ही प्राचार्य फरार है। सोमवार को ग्रामीण उग्र हो गए और स्कूल पर हंगामा शुरू कर दिया। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंचकर छानबीन की, जिसके बाद परिजनों ने थाना में जाकर प्राचार्य मजहर जिशान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद HM ने क्लासरूम की खिड़की बंद करने को कहा। जब वह खिड़की बंद कर रही थी, उसी वक्त HM ने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया और बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। बच्ची की आवाज सुनकर रसोईया पहुंची तो प्रभारी HM ने किसी से इस बारे में नहीं कहने की धमकी दी। इसके बाद बच्ची घर चली गई और स्कूल नहीं आना चाहती थी। जब उसकी माँ उससे सख्ती से पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो, तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले पर विद्यालय के प्राचार्य पर FIR दर्ज किया गया है। प्राचार्य फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मेरे सर हमसे खेल रहे थे तो सर बोले थे कि जाओ खिड़की बंद करने, तो हम गए थे खिड़की बंद करने। तो उसके बाद हम खिड़की बंद करे तो उसी सर के मारी बंद कर दिए थे। अच्छा। और मेरा पैंट सरका दिए थे। उसी हम चिल्लाने लगे थे और रोने लगे थे तो आंटी आई थी। कौन आंटी आई थी? खिचड़ी वाली। आसमान नसरा आंटी। खिचड़ी वाली आई थी। फिर क्या बोले खिचड़ी वाली? कुछ नहीं।
सर को कुछ नहीं बोले? गेट खोली। और कुछ नहीं ना किया आपके साथ? नहीं। सर के क्या नाम है? मजर जिसम। प्रिंसिपल के द्वारा 5वीं की छात्रा के साथ रेप का प्रयास का मामला। क्या मामला है? क्या ये एक सकरा अंतर्गत है रघुनाथपुर दोनवा प्राथमिक उच्च विद्यालय, और ये घटना 2 दिन पहले ही घटना है, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में थोड़ा देर से आया ये। और इसमें है कि जो प्रधानाध्यापक है मजहर जीशान, तो उन्होंने एक 5वीं कक्षा की बच्ची के साथ गलत कार्य किया है, और हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर दिए हैं और छापेमारी कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। वो जब नीचे का कक्ष था उसमें उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच लड़की के चिल्लाने पर रसोईया आई थी दौड़कर, रसोईया से भी हम लोग बयान ले रहे हैं। पुलिस क्या करेगी? माता क्या बोलते हैं? पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये एकदम विभत्स घटना है और इसकी कि समाज के हर तबके में निंदा की जा रही है। ये बिल्कुल ही निंदनीय कार्य प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है और हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। ग्रामीणों द्वारा जो 2 दिन बाद पुलिस को सूचना दी गई है, 2 दिनों तक मामले को पंचायती के जरिए छुपाने या निपटाने के प्रयास किया जाए। बिल्कुल इसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक आपराधिक कार्य है। जब एक विभत्स घटना घटती है उसके बाद से पंचायती के जरिए निपटाना भी एक आपराधिक कुकृत्य है। गायघाट मैठी टोल प्लाजा पर ग्रामीणों को गाड़ी नहीं जाने देने पर टोल प्लाजा कर्मियों की पिटाई की वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में दबंगों द्वारा टोल कर्मियों के साथ मारपीट का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसके बाद अब मामले को लेकर प्राथमिकी हुई दर्ज। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा का है, जहां कुछ स्थानीय दबंगों के द्वारा टोल प्लाजा के पहले अलग रास्तों से भारी वाहनों को पास कराया जाता है, जिसकी सूचना जब टोल टैक्स के अधिकारियों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां के कुछ दबंग लोगों के द्वारा टोल प्लाजा पर पहुंचकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। वहीं पूरी वारदात टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पूरे मामले को लेकर टोल टैक्स के अधिकारियों के द्वारा गायघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं मामले को लेकर टोल टैक्स के अधिकारी जिले के वरीय अधिकारियों से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया है, जिसके बाद वरीय अधिकारियों द्वारा अब कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। ये टोल प्लाजा जो कि मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच का टोल प्लाजा है, वहीं पर मारपीट की गई है। करीब 1 सप्ताह पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया था। और कल की भी घटना है जिसमें भक्षक हुआ है, मारपीट हुई है टोल कर्मियों से, और सीसीटीवी में ये सारी घटना आई है। उसमें से हम लोग पहचान कर रहे हैं, लोगों की पहचान करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रोशन कहा कि इस बार चुनाव में लोग सही उम्मीदवार को चुनेंगे। आज इंग्लिश चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में राजेश रोशन ने प्रेस वार्ता कर अपने पूरे राजनीतिक करियर के बारे में सारी बातें रखी। उन्होंने बताया कि पार्टी बीजेपी में रहकर एवं सच्चिदानंद मंच में रहकर और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद पहुंचाया है। इस उपचुनाव में अपनी भागीदारी के लिए आप सबों के बीच आया हूं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएट बेरोजगार विद्यार्थी को रोजगार दिलाने और शिक्षा में विकास कैसे हो, इन बातों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की बात कही और इन पर अगर जीत कर जाऊंगा तो जरूर काम करूंगा। देखिए, 25 सालों से मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता आया हूं। अभी मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार हूं और मैंने जो 25 वर्षों में जनता की सेवा की है लगातार हर समय में, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो या और भी जो भी चीज़ें हैं, लोगों को मैंने सुविधा प्रदान की है। सड़क हो, नाला हो, जैसे ही संभव हुआ है मैंने अपने स्तर से जो लोग मेरे पास आए हैं सबकी हमने सेवा की है। तो मैं आगे भी सेवा करना चाहता हूं कि आगे मैं
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र की मैं सेवा करूँ। क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं तिरहुत क्षेत्र के चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र में, मैं एक बात साफ कहता हूँ कि मेरा सड़क और छोटा नाला मेरा मुद्दा नहीं होगा। मेरा मुद्दा होगा इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। आज हमारे तिरहुत क्षेत्र में वैशाली में, हाजीपुर में, मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, शिवहर में सब जगह उद्योग का लगना शुरू हुआ है। तो कैसे बड़े उद्योगपति यहाँ आए, बड़ा बड़ा उद्योग लगाए, ताकि उद्योग के क्षेत्र में जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है वो हमारा आगे बढ़े। हमारा दूसरा मुद्दा मेरा है पर्यटन। हमारा जो ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो तिरहुत प्रमंडल का ये जो 4 जिले हैं, इस जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ बाबा मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ हैं, वैशाली जो बौद्ध और जैन की तीर्थ स्थल है वैशाली है, वहाँ है, सीतामढ़ी में माँ जानकी हैं, उनसे सटा हुआ नेपाल में लोग जाते हैं, जनकपुर जाते हैं, और छोटे छोटे पौराणिक मंदिर यहाँ बहुत अधिक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी शिवहर में हैं, जिनका विकास जब होगा तो यहाँ पर्यटन आएगा, लोग आएंगे। अभी बहुत कम पर्यटक जो आ पाते हैं, जिनको मूल भी सुविधा नहीं मिल रही है। इस सुविधा के कारण वो वैशाली में नहीं टिक पाते हैं, और यहाँ से जनकपुर नहीं जा पाते हैं, सीतामढ़ी में रुक नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रयास ये होगा कि मैं जो हो सो उस क्षेत्र में विकास करूं, पर्यटन को एक नया। बदलते मौसम में सबसे अधिक शाइनेस और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। सर्दियां तेजी से आ रही है और इसके साथ ही तापमान में भी बदलाव आता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, खासकर जब न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों और मस्तिष्क से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की बात आती है। क्षेत्र के अग्रणी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंक कुमार जनता से मौसमी संक्रमण के दौरान अपने न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं। जैसे जैसे मौसम सर्दियों में बदलता है, व्यक्तियों को कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल समस्याएं अनुभव हो सकती है। इनमें माइग्रेन, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों का बढ़ना शामिल हो सकता है। डॉक्टर मयंक इन जोखिमों को कम करने और सर्दियों के महीनों के दौरान सकारात्मक न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के महत्व पर जोर देते हैं। डॉक्टर मयंक कहते हैं, सर्दियों के संक्रमण के दौरान न्यूरोलॉजिकल स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए संभावित ट्रिगर्स के बारे में जागरूक होना और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इसमें गर्म रहना, मौसमी भावात्मक विकार से निपटने के लिए पर्याप्त धूप प्राप्त करना और माइग्रेन को रोकने के लिए हाइड्रेटेड रहना शामिल हो सकता है। डॉक्टर मयंक सर्दियों के महीने के दौरान पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए सक्रिय रहने और स्वस्थ आहार बनाए रखने की भी सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी उपचार योजनाओं का पालन कर रहे हैं और यदि वे किसी भी संबंधित लक्षण का अनुभव करते हैं तो चिकित्सा सहायता लें। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक विश्वसनीय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर मयंक कुमार अपने रोगियों को दयालु और व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए समर्पित है। रोकथाम और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ डॉक्टर सिन्हा बदलते मौसम के दौरान व्यक्तियों को पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्चुअली अभी जो हमारे साथ हो रहा है, मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। दिन में गर्मी रहती है, रात में एकाएक ठंड पड़ जाती है। इन मौसम चेंज में बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस, साइनोसाइटिस बढ़ रहा है, बहुत लोगों के माइग्रेन के अटैक्स बढ़ रहे हैं क्योंकि वो लोग केयर ले नहीं पाते और एकाएक उनको ठंड लग जाती है। ये बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे माइस्थेनिया, मायोटोनिया वगैरह है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस जो है, पेशेंट्स को पार्किंसंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर मिर्गी के दौरे भी इसमें बढ़ जाते हैं इस सीजन में ठंड के साथ साथ। तो हमें एक्चुअली जो मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो इसमें हमें मतलब ये समझना होगा कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से हमें प्रिकॉशंस रखना होगा। जैसे होता है कि लोग जो एसी चलाने की गर्मी की आदत है कि अब रात में भी एसी फुल पे 16 और 17 पे चला, तो हमें ये सब प्रिकॉशंस लेना होगा कि हमें पहले ही से ही टेम्परेचर कंट्रोल रखना होगा। बाकी एहतियात बदल की, जैसे नहाने के समय में गुनगुने पानी से नहाना है, ठंडी चीज़ें की अब सेवन नहीं करनी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, ये सब एहतियात बरतनी चाहिए हमें।
जो पेशेंट सर माइग्रेन और साइनस वगैरह से पीड़ित होते हैं उनके लिए क्या कुछ एडवाइस है? देखिए, जो भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उनके कोल्ड एक्सपोजर से ऐसे भी पेन एग्रेवेट हो जाते हैं। साइनसाइटिस तो ऐसे भी मतलब कोल्ड के ही डिजीज हैं, कोल्ड में ही ज्यादा पनपते हैं या बढ़ते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि उनके लिए स्पेशली है कि जो भी सीजनल चेंज है, चाहे वो ज्यादा गर्मी भी माइग्रेन वाले पेशेंट को कष्ट देता है और ज्यादा ठंड सीजन भी उनको लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो थोड़ा उनको ये प्रिकॉशंस लेना है, अपने डाइट को कंट्रोल रखना है, कोल्ड डाइट्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे और बाकी थोड़ी गर्म चीजें लेनी है और अपने आप को फिट रखना है, एक्सरसाइजेस करने हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे,
पंकज मार्केट रोड और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन ने सांसद सह मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद का सम्मान समारोह का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत आज स्थानीय भाजपा जिला कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने जिलाध्यक्ष रंजन कुमार द्वारा भाजपा का सक्रिय सदस्यता ग्रहण किया, जहां सदस्यता प्रभारी धनंजय झा द्वारा उन्हें ऑफलाइन माध्यम से पंजीकृत कर सदस्य बनाया गया। मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा, सक्रिय सदस्यता अभियान सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को देश के लिए काम करने की नई ऊर्जा देगा। आज जिलाध्यक्ष रंजन कुमार द्वारा पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के बाद काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि सक्रिय सदस्यता से ही आपको मंडल, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे भी भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री संगठन को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। पार्टी का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधान सेवक होने के नाते प्रशासन की बारीकियों में व्यस्त रहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा इस बात को जिया है कि संगठन प्रथम है। इसलिए जब भी संगठन को आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने व्यस्त समय में भी संगठन को प्राथमिकता देने के लिए वे पार्टी को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य बन उनके हाथों को मजबूत करें, जिससे हमारा संगठन और भी मजबूत बने। चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक सम्मान समारोह रखा गया था हमारे अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा, और उसी सम्मान समारोह में आए थे तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, और उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जो ऐसी समस्याएं हैं, जैसे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोलर पैनल लगा करके उसको व्यवस्थित करें। तो पंखा का जो मांग है उसको भी हम लोग करेंगे, और भी बड़े पैमाने पर हम लोग कोर्ट परिसर को और व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में अब हम लोग का एक बैठक होगी, और प्रयास है कि मुजफ्फरपुर में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन का हो, चाहे हॉस्पिटल का कंडीशन हो, स्कूल का बिल्डिंग हो, हर क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर हो। न्यू कमर के लिए स्टाइपेंड की बात की गई है, उसको लेकर इसके लिए हम बात करेंगे, सरकार में आगे भी बात करने की ज़रूरत है, और देखते हैं क्या फिजिबल है। स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ काफ़ी स्थिति में बैठने का, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में उस पर कुछ अच्छा तत्काल में आपने कहा कि 400 पंखा यहाँ पे लगवाएंगे। हाँ, पंखा लग जाएगा, और सोलर पैनल हम लोग प्रयास करेंगे। शहर से लेकर गांव तक सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर करवा चौथ व्रत की। पति की लंबी उम्र और सेहतमंद होने की कामना को लेकर सुहागिनों ने रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर सुहागिन निर्जला रही। शाम में 16 श्रृंगार कर नए पोशाक में करवा की पूजा की और अखंड सौभाग्य सहित परिवार की समृद्धि की प्रार्थना की। देर रात चांद को अर्घ्य देकर चलनी से पति का दीदार किया। व्रत को लेकर सुबह से ही महिलाएं उत्साहित रही। रविवार की सुबह सरगही खाने के बाद महिलाएं निर्जला रही।
दिन भर करवा माता की कथा सुनी गई और शाम में पारंपरिक पोशाक में महिलाओं ने चांद को अर्घ्य दिया। व्रत को लेकर घरों में उत्साह का माहौल रहा। नौकरी व व्यवसाय से जुड़े लोग करवा चौथ की पूजा के कारण जल्दी घर लौट आए। चलनी से पति के दीदार के बाद पति ने अपने हाथों से उन्हें जूस या पानी पिलाकर व्रत तुड़वाया। मौके पर पतियों ने पत्नी को अपने सामर्थ्य के अनुसार गिफ्ट भी भेंट किया। बस ये था कि कब करवा चौथ आए, कब बस सब करें। अब वीडियो कॉल से बात कर रही थी? हाँ जी। कहाँ है अभी हस्बैंड? वो अभी गुजरात है। उनकी कमी खल रही है? हाँ, कमी खली है वो तो है ही। कितना उत्साहित थी इस त्योहार को लेकर आप? कितना मैंने कि ये था, आपको इंतजार था इसका? ये था कि जल्दी से करवा चौथ आए। पहले तो ये था कि वो रहेंगे साथ में तो बात ही अलग थी, पर अब अचानक उनका ट्रेनिंग का हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब तो दूर बैठे ही मनाना पड़ रहा है त्योहार। मिस कर रही है? हाँ। अच्छा, क्या इसको क्यों मनाया जाता है, इसको कुछ बता सकते हैं? ये पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है त्योहार। आपने क्या मांगा भगवान से? बस उनके लिए ही मांगा जो मांगा। वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। सुबह से क्या क्या किए आज? सुबह से बस कहानी सुनी और आज मेरा पहला करवा चौथ था तो मेरा उज्जमन भी था तो मैंने उद्यापन किया उसका, और फिर अभी अर्घ देने के 35 साल हो गया। 35 साल हो गया? हाँ। 35 साल से व्रत कर रही हैं? हाँ हाँ। क्या क्या करना पड़ता है इसमें? बस वही सुबह नहा धो के अपना कहानी सुन लो, फिर अपना चांद का इंतजार रहता है, चांद को रख दो बस। अंकल जी हेल्प करते हैं इसमें? हाँ करते हैं। हाँ? करते हैं। क्या करते हैं आज के दिन? जो तैयारी होती है, जैसे वो बरवा वगैरह लाना रहता है बाना निकालने के लिए, वो सब ला के देते हैं। गिफ्ट भी दिए होंगे? हाँ, गिफ्ट तो देते ही रहते हैं। 35 साल हो गए आपका, लेकिन 35 साल में तो बड़ा गिफ्ट मिला होगा। 1 साल पूरा वेट करते तब करवा चौथ आता है। क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए? सुबह पूजा करते हैं, पहले दिन मेहंदी लगाते हैं, करवा चौथ की तैयारी करते हैं, चूड़ी लाठी सब खरीदते हैं। करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह नहा के पूजा करते, कहानी सुनते हैं, फिर दिन भर इंतजार करते कि रात को चांद आएगा, पूजा करते हैं। चांद का दर्शन हुआ? हाँ, हो गया। क्या मांगी भगवान से? बस पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य रहे। और अपने लिए कुछ नहीं? पति ठीक रहेंगे तो खुद भी ठीक रहूंगी। अच्छा, कितना साल हो गया करवा चौथ करते? 22 साल। 22 साल। पहल एनजीओ और आसब अस्पताल ने संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सोमवार को पहल के द्वारा पहल के ब्रांड एम्बेसडरों का सम्मान समारोह आसव हॉस्पिटल में सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जूरन छपरा स्थित आसव हॉस्पिटल में किया गया था, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में विशिष्ट योगदान को लेकर शहर के 55 सम्मानित लोगों को आसव हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आसव हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि आज आसव हॉस्पिटल का पहल के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज को बेहतर बनाने वाले रियल हीरो को सम्मानित किया गया। ये रियल हीरो अपने मेहनत और लगन से अपने अपने क्षेत्रों में कामयाब हुए हैं। सभी क्षेत्रों में सफल लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आज उनका सम्मान कर हम खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग अपने पहल के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर हम लोग उनके सम्मान का एक समारोह रखे हैं, जो कि उनके उत्साह को और बढ़ाएगा। जहाँ भी वो काम कर रहे हैं तो अपने जेनिथ पे हैं, अपनी एक खास ऊंचाई मुकाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये चीजें और भी आगे बढ़े, उनका उत्साह और बढ़े, वो अपने उद्देश्य में और भी कामयाब हो, इसके लिए हम लोग इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन किया। किस क्षेत्र से मुख्य रूप से? हर क्षेत्र में समाज से जुड़े हुए बहुत सारे
बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई शिक्षा में आगे है, कहीं पे कोई स्वास्थ्य में आगे है, कोई कहीं पे किसी व्यापार के क्षेत्र में आगे है। तो अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और जिन्होंने शुरुआत भी की है लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, उन लोगों के इस तरह के सम्मान समारोह से उनका उत्साह और बढ़ाने का प्रयास। कितने लोग आज सम्मान समारोह में आज? हम लोगों ने 42 लोगों का चयन किया है और हम लोग उनका सम्मान करेंगे। पहल बेसिक किस प्रकार से? पढ़ें? पहल बेसिक किस प्रकार से? पहल संस्था जो है, पहल का कार्य क्षेत्र क्या है ये आप जानना चाह रहे हैं। हम लोग शिक्षा में काम करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य में काम करते हैं, हम लोग खेलकूद के लिए काम करते हैं, महिला उत्थान के लिए काम करते हैं और साथ ही सामाजिक जागरूकता के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो कि बहुत बार हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो सरकारी तौर से भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। उन क्षेत्रों को हम लोग पहल के तरफ से पहल करते हुए और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग का प्रयास रहता है। जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार केसरी श्री कृष्ण कुमार सिंह की जयंती पर समारोह का आयोजन किया। श्री बाबू आधुनिक बिहार के निर्माता थे। उक्त बातें जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के 137वीं जयंती समारोह में सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर कई कल कारखाने लगवाएं, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए फर्टिलाइजर्स उद्योग लगवाने के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाने के लिए कई स्कूल कॉलेज आदि की स्थापना करवाएं। इनके इन्हीं योगदान के कारण आज समूचा बिहार उन्हें बिहार केसरी के रूप में जानता है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि असल में वो बिहार में सामाजिक न्याय के भी पुरोधा थे। देवघर मंदिर में दलित प्रवेश के लिए वहां के पांडवों के भारी विरोध के बावजूद प्रवेश दिलवाया। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री महान स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की जयंती 137वीं जयंती आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में आयोजित की गई है। तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में वो एक महान नेता थे, प्रखर वक्ता थे, प्रखर अधिवक्ता थे और उनके नेतृत्व में बिहार बहुत विकास की ओर बढ़ रहा था। आज आप बरौनी रिफाइनरी देख रहे हैं, हटिया का जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, उद्योग का जाल बिछ गया था। उस समय आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और दलितों को उन्होंने सम्मान पूर्वक जो है बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाने के लिए उन्होंने मार भी खाई, लाठियाँ उन पर बरसाया गया। तो ऐसे महान विभूति को जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि श्री बाबू के बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलेंगे और आने वाला समय बिहार में श्री बाबू के समय में जो विकास हुआ है, हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आने वाला समय श्री बाबू का जो दूरदृष्टि पक्का इरादा था उस पर अमली जमा पहनाया। समाहरणालय परिसर चौकीदार दफादार संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडलीय इकाई अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया। इकाई के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर संत सिंह, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष नेता जहां जीतू सिंह, राज्य अध्यक्ष रामविलास पासवान, मुख्य अतिथि प्रमंडलीय अध्यक्ष महेश राय, जिलाध्यक्ष लाल बाबू राय ने धरना को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव संत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार से मांग किया है पूर्व में सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदार की आश्रित की बहाली हेतु बिहार सरकार विशेष अध्यादेश लाकर प्रावधान कर विधानसभा में पास कराए एवं नियुक्ति पद निर्गत कराने का आदेश जारी करे। और अन्य मांगों को लेकर संगठन ने कहा, यदि बातों पर अमल नहीं किया गया तो चौकीदार दफादार महासंघ पटना में एकत्रित होकर शक्ति प्रदर्शन की बात कही। देखिए, हम लोगों का जो है धरना का तो मुख्य मांग हमारी है कि जो सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार होते थे उनको जो है आश्रित की बहाली होती थी, उसको हाईकोर्ट के माध्यम से 11/11/2004 से जो है बंद कर दिया गया। उसके पहले होती रही थी। उसके बाद जो है 8 साल के बाद फिर बिहार सरकार ने
एक नियमावली बनाई, बिहार चौकीदार मैनुअल नियमावली 2014, उसमें लिखे कि जिनकी उम्र 55 वर्ष, जिनकी सेवा 20 वर्ष हो गई है, वो जो है वॉलेंट्री रिटायर VRS दे सकते हैं और उनके आश्रितों की बहाली 25/2/23 के पूर्व तक होती रही, 5/3/2014 से। लेकिन इसमें भी हाईकोर्ट का एक निर्देश आया कि आर्टिकल्स जो है 14 और 16 टच करता है, जो संविधान के विरुद्ध है, इसलिए इसकी बहाली बंद की जाए। तो सरकार ने बहाली बंद कर दिया। हमने सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग बहुत शोषण का शिकार हुए हैं, हम लोग को ज्यादा शोषण किया जा रहा है, हम लोग क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं, क्रिमिनल के विरुद्ध जा रहे हैं। क्रिमिनल, आज हम चौकीदार हैं तो डरती है, क्रिमिनल को अरेस्ट करवाते हैं, जमींदार के खिलाफ में जाते हैं, पुलिस के। तो अगर हमारी नौकरी ये बरकरार नहीं रहेगी, कल हम आम पब्लिक हो जाएंगे, तो हमें जो है क्रिमिनल लोग, अपराधी लोग हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमारी जो पुरानी चल रही थी व्यवस्था कि चौकीदार दफादारों की आश्रितों की ही बहाली हो, तो ये बहाली बिहार सरकार जो अपना जो है विशेष अध्यादेश ला करके विधानसभा में पास करे और पास करा के पुनः जो है चौकीदार, इनको शक्ति प्रदत्त है, ये बिहार विधानसभा में जो है पास करा के पुनः नियुक्ति निर्गत करने का जो है आदेश जारी करे। यही हमारा प्रमुख मांग है। साथ साथ हमारा ये जो है लौकर। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।